कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज आलोक पांडे, योर केमिस्ट्री मेंटर। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वांटेड टॉपिक है फॉर कॉम्पिटिशन जेई, नीट एज वेल एज सीबीएसई लेवल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। पहले हेडिंग डालते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसको हम शॉर्टकट में GLD भी बोलते हैं। अब पॉइंट क्या है कि आखिर ये डिफ्यूजन होता क्या है। बच्चों, डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको एक इसकी जनरल डेफिनेशन लिखवाता हूं डिफ्यूजन की, और वो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? Diffusion is basically tendency of any substance to occupy all the available space, जब भी कोई सब्सटेंस जो भी स्पेस अवेलेबल है उसको ऑक्यूपाई करे तो उसकी इस टेंडेंसी को ही हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। इट मे बी फॉर सॉलिड्स कॉमा लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस। तो जो डिफ्यूजन है वो सॉलिड के लिए भी हो सकता है, लिक्विड के लिए भी हो सकता है और गैस के लिए भी हो सकता है। अब पॉइंट ये है कि कैसे होता है सर, हमें थोड़ा समझाएं। चलिए मैं पहले सॉलिड का केस लेता हूं, एकदम सिर्फ नॉलेज के लिए। आपने देखा होगा पुराने टाइम में जो टाइम देखने का ऐसा कुछ एक सिस्टम बनाया करते थे वो, कि यहाँ पे सैंड को रख दिया जाता था और सैंड जो है वहाँ, यहाँ थोड़ा और पतला होल होता था कुछ इस टाइप से, यहाँ सैंड गिरती थी और ये टाइम डिसाइड करता था। याद है आपको राजा महाराजाओं के टाइम या मुगलों के टाइम पे? तो बेसिकली यहाँ पे धीरे धीरे सैंड गिर रहा है और ये इवनिंग तक सारा नीचे आ जाता था। तो इस तरीके से टाइम नोटिस करते थे कि 50% आ गया तो 4 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, या दोपहरी हो गई या दोपहरी जाने वाली है, जो भी है, पहर वहर होते थे पुराने टाइम में। बट पॉइंट ऑफ कंसर्न कि जब वो सॉलिड पार्टिकल यहाँ से आते थे तो एकदम फैल के हुए गिरते थे। आपने किसी डब्बे में, किसी कंटेनर में कभी, जैसे शुगर है, चीनी को आप एक डब्बे में डाल रहे हो, बाहर से लेके आए पापा या मम्मी, कोई भी आप लेके आए हो, आपने बॉक्स लिया, उसमें शुगर को डाला, तो 4 दाने डालोगे तो वो फैल जाते हैं। तो वो बेसिकली हो क्या रहा है, उनका शुगर पार्टिकल्स आर गेटिंग डिफ्यूज इनसाइड दी कंटेनर, राइट। चलिए, और दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हो? लिक्विड का। लिक्विड के लिए आप क्या ले सकते हो? घर में आपके ये सिंक है, सिंक से एक पाइपलाइन जा रही है, उस पाइपलाइन का जो सोर्स है वो यहाँ पे सीधे ड्रेन होती है, नाली होती है, उसमें सीधे चला जाता है। बाई चांस इस पाइप का पानी फैल जाता है और ये पूरे किचन के नीचे वाला जो स्पेस होता है वहाँ फैल गया। तो पानी को जैसे स्पेस मिला वो यहाँ से क्या हुआ? फैल गया। तो ये भी बेसिकली उसका क्या हो गया? डिफ्यूज़न। तो आपको एक आइडिया लग गया कि डिफ्यूज़न का मतलब है कि कोई भी चीज़ कहीं से लीक कर जाए या उसे अगर स्पेस मिले तो वो जितना हो सके उतना स्पेस घेर लेती है ना। स्पेस को आप वॉल्यूम भी कह सकते हो। बट हमें जो डिफ्यूज़न पढ़ना है यहाँ पर, वो किसके लिए पढ़ना है? यस, गैसेस के लिए। तो गैसेस के लिए डिफ्यूज़न की क्या डेफिनेशन है, चलिए हम उसको समझते हैं। इसको चाहे तो आप नोट कर लें, मैं साइड हो गया हूँ। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, यू कैन नोट इट लेटर, और यू कैन नोट अलॉन्ग विद मी ऑल्सो। ओके, 3, 2, 1। चलिए अब देखते हैं क्या है ये डिफ्यूजन फॉर गैसेस। तो हम बात करेंगे GLD फॉर गैसेस। अब जो गैस होती है वो हमेशा मूव करती है, बट वहाँ कंडीशन होती है कि गैस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। गैस का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होना इज नोन एज डिफ्यूजन, और वो तब रुकता है जब दोनों साइड का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज टेंडेंसी ऑफ गैस टू मूव, इट इज टेंडेंसी ऑफ गैस to move from high pressure
टू लो प्रेशर, टू क्या बोला मैंने, लो प्रेशर, until its partial pressure becomes, until its partial pressure becomes equal on both sides। तो ये तब तक होगा जब तक दोनों साइड का पार्शियल प्रेशर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ठीक है, कैसे भी देख सकते हो। मान लो आपने दो बल्ब ले लिए, उन बल्ब में कोई गैस है, उसका प्रेशर मान लो 20 atm है और यहाँ पे इसका ATM 5 atm है। तो गैस का जब हम ये नॉब ओपन करेंगे, तो जैसे ओपन करेंगे तो गैस यहाँ से यहाँ जाएगी और तब तक मूव करेगी जब तक दोनों साइड का प्रेशर सेम ना हो जाए। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर के लिए तो आपको पता है, दोनों का मोल पता होना चाहिए। व्हाट इज़ पार्शियल प्रेशर, वही आज डाल्टन्स लॉ में हमने पढ़ भी लिया। यस, गिवन प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर हमें निकालना है गैस का, हम जो गिवन टोटल प्रेशर है उसको उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, राइट। P ऑफ A इजिकल टू P टोटल इंटू जाई ए, PB इजिकल टू P टोटल इंटू जाई बी। ऐसा ही हमने कुछ पढ़ा था। चलिए, वेरी गुड, आपको पता है ये। अब डिफ्यूजन के साथ साथ एक टॉपिक और देख लेते हैं, इफ्यूजन। ये क्या होता है, ये भी वही सेम है, escaping of gas, escaping of gas from high pressure to low pressure through a pinhole area is called इफ्यूजन। क्या नाम देते हैं इसको हम, इफ्यूजन। बोलो ठीक है। एस्केपिंग ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर थ्रू ए पिन होल एरिया इज नोन एज इफ्यूजन। बोलो क्लियर है। जैसे आप कुछ भी नहीं करें, सिंपल सा एक लॉजिक लिख लें, कंटेनर है, यहाँ पे गैस कोई ए है, यहाँ पे मान लीजिए वैक्यूम क्रिएट हो रखा है और गैस में यहाँ पे एक होल हो जाता है और गैस यहाँ से यहाँ जा रही है। तो इस प्रोसेस को ही आप इसे क्या बोलोगे, इसका क्या है ये, डिफ्यूज़न। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। क्या हुआ डिफ्यूज़न का मतलब, जैसे एक एग्जांपल और भी ले सकते हो आप। मान लीजिए आपने एक बलून लिया और वो पूरा फुल नहीं करा, थोड़ी सी उसमें हवा कम भरी। आप उसमें गांठ लगा रहे हो, ऊपर से बंद कर रहे हो बलून को और एकदम से वो छूट जाए तो गैस ऐसे निकलेगी, तब उसे कहेंगे डिफ्यूज़न। दूसरा, आप उसमें गांठ लगा दो और उसमें एक छोटा सा पिन से होल कर दो, ज़्यादा भरोगे हवा तो तुरंत फट जाएगा। मैंने बोला हवा कम है तो हल्का सा जब होल करोगे तो गैस धीरे 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 निकलेगी। हो सकता है 2 दिन 3 दिन में जाके वो बलून दोबारा से पिच के। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इफ्यूज़न। समझ में आ गया, डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न को समझेंगे। नोट कर लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा भी आपको ठीक लगे। 3, 2, 1। अब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो बेसिकली रेट ऑफ डिफ्यूज़न की बात करता है कि रेट भी अलग अलग तरह के होते हैं कि गैस का जो निकलना है वो टाइम के रेस्पेक्ट में हो सकता है, वॉल्यूम का, डेंसिटी का, मास का, मोल्स का। तो बेसिकली रेट ऑफ डिफ्यूज़न को ये रिलेट करता है फैक्टर से, 4 फैक्टर से। वो क्या क्या हैं, सबसे पहले हम बोलेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, फॉर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है किसी भी गैस का, रेट ऑफ डिफ्यूज़न, वो 2 चीज़ों को रिलेट कर लो। एक तो आप इसे कह सकते हो P और A, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है √T और M के। तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA अपॉन में TM। ये है रेट ऑफ डिफ्यूज़न का जनरल फार्मूला ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न के सेंस में। अब यहाँ पर हम इसको केसेस में डिवाइड करेंगे। आप इसको जल्दी से नोट कर लें, बल्कि मैं यहीं पे आपको केस 1 भी करा देता हूँ। केस 1 क्या है, इफ़ P, A, T आर कांस्टेंट।
अगर ये सब कांस्टेंट हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न मोलर मास के क्या होगा, इन्वर्सली। सो अगर मैं R1 अपॉन R2 लूँ तो वो अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, M2 अपॉन M1। इस वाले केस पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से देख लें। R1 अपॉन R2 में 1 और 2 गैसेज हैं और M2 और M1 उनके क्या हैं, मोलर masses. M2 is molar mass of gas 2 and M1 is molar mass of gas 1। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखते हैं बेसिक लेवल पे। स्टार्ट करें, 3 2 1। चलिए अब हम आगे चलते हैं बेटा, एक न्यूमेरिकल से स्टार्टअप लेते हैं। इसका क्या है वो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल क्या कहता है कि आपसे कहता है कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर द गैसेस हीलियम टू CH4। क्या करोगे, R ऑफ He अपॉन में R ऑफ CH4, ऑब्वियसली अंडर रूट क्या होगा, मोलर मास ऑफ CH4 अपॉन में मोलर मास ऑफ हीलियम। तो इसका कितना है 16 और इसका कितना है 4, तो ये क्या आ जाएगा √2। बेसिकली रेट ऑफ हीलियम अपॉन में रेट ऑफ CH4 इज इक्वल टू क्या आ गया, √2 नहीं √4, और ये किसके बराबर हो जाएगा 2/1। बहुत इजी है ना, 4 4 16, तो अंडर रूट 4 क्या आ गया 2। क्लियर हो गया बेटा। चलिए अब हम आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम टू CH4 टू SO2। अब आपको 3 गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है। रेट रेशियो लिखना, रेट रेशियो। अब कैसे करोगे, R ऑफ He रेशियो R ऑफ CH4 रेशियो R ऑफ SO2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है उसको कैसे निकालेंगे। हम बेसिकली क्या देखते हैं कि R इज इक्वल टू K और अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ दैट गैस। भाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते तो यही तो आता है एक पर्टिकुलर रिएक्शन में। तब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे K अपॉन में अंडर रूट ऑफ He, मोलर मास ऑफ He, और ये क्या होगा K मोलर मास ऑफ CH4, K मोलर मास ऑफ SO2। तो इस तरीके से अब हम इसका यूज़ करते हैं। K तो कैंसिल, ये बचा 1 अपॉन में √4, ये 1 अपॉन में √16, और ये बचेगा 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 32, 32 कितना हो गया 64। तो ये 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 1/8 यही होगा। अब मैं इन सबको होल नंबर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 से। तो ये भी 8 से, ये भी 8 से, ये भी 8 से, तो ये हो गया 4 2 1। तो रेशियो हो गया 4:2:1। इज दिस क्लियर, न्यूमेरिकल इज क्लियर, आई थिंक ईजी है ये। तो एक और क्वेश्चन इसी बात पे देता हूं मैं, शुड आई रब इट, ओके। तो अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें जरा। क्वेश्चन शुरू होता है, क्वेश्चन कह रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस इज, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस इज, अननोन गैस यहां तक क्लियर आ रहा है, इज 1.73, ठीक है, स्मॉलर देन टाइम्स स्मॉलर देन O2, स्मॉलर देन O2,
देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ, इसको मोलर, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द अननोन गैस। अब जो अननोन गैस है आपको उसका क्या निकालना है, मोलर मास। कैसे करेंगे अब आप देख सकते हो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस अपॉन में रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 वो कह रहा है इतने टाइम्स स्मॉलर है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 है वो इसको इतने से डिवाइड करके आ रहा है भाई, तभी तो इतना स्मॉलर होगा, है ना। लार्जर होता तो मल्टीप्लाई हो जाता। तो आप क्या नोटिस करते हो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस और रेट ऑफ डिफ्यूजन O2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1.73, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस अपॉन में रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में ये 1.732 क्या होता है, √3 के बराबर। अब ये किसके बराबर होगा, मोलर मास ऑफ O2 अपॉन में मोलर मास ऑफ अननोन गैस। अब आप नोटिस करो कि 1/√3 को आप √1/3 भी लिख सकते हो, और ये √O2 का मोलर मास कितना है 32, और मोलर मास क्या है इसका अननोन गैस का, ये कैंसिल हो गया। तो 1/3 इज इक्वल टू 32 अपॉन में मोलर मास ऑफ अननोन गैस। तो मोलर मास ऑफ अननोन गैस इज इक्वल टू 32 इंटू 3, तो 96 ग्राम मोल इनवर्स या 96 U। अब ये MU नहीं चलता, अब हम इसे क्या लेते हैं U। तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था। स्मॉलर है तो डिवाइड होगा, लार्जर होता ग्रेटर होता तो मल्टीप्लाई होता। इज दिस क्लियर बेटा, आई गेस यस। दोनों साइड स्क्वायर भी कर सकते थे आप, वो भी तरीका सही था, बात वही आनी थी। चलिए, तो यहाँ पे आपको ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न का लॉ अप्लाई करना समझ में आया। अब मैं इसमें रेट के डिफरेंट फार्मूले यूज़ करता हूँ। एक्चुअली रेट को हम 3 तरीके से देख सकते हैं, विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स। तो जरा उसको समझते हैं। क्या बोला मैंने कि हम रेट को 3 तरीके से देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कैलकुलेशन फॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन इन डिफरेंट वेज, कैलकुलेशन फॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन इन 3 वेज, तीनों वे पढ़ते हैं। सबसे पहला विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो हम बोलेंगे हेयर रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम डिफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मतलब R इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, V/T। तो आपने पढ़ा है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, अब क्या रख देंगे V1 अपॉन T1, और ये क्या होगा V2 अपॉन T2, और अंडर रूट आपका क्या था पहले से ही M2 अपॉन M1। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 अपॉन T1, और ये क्या हो जाएगा T2 अपॉन में V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन में M1। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? पहला फॉर्मूला क्लियर है? जल्दी से इसे नोट करें, मैं साइड हो रहा हूँ, जल्दी से नोट करें। 3, 2, 1। तो ये था विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। अब हम अगला केस देखते हैं जिसमें हम वॉल्यूम को रिप्लेस करेंगे डिस्टेंस से। तो केस 2 विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो रेट का फॉर्मूला है वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, मतलब गिवन टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया D/T। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू D1 अपॉन में T1, D2 अपॉन में D2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन में M1। आगे आप इसे कर ही लोगे रिवर्ट। तीसरा आता है विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स। तो जब नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में हम रेट को कैलकुलेट करते हैं तो रेट का फॉर्मूला होता है
मोल्स डिफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो n अपॉन में t, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 अपॉन T1, N2 अपॉन में T2 और अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा बेटा M2 अपॉन में M1। आई गेस ये तीनों फॉर्मूले आपको समझ आ गए होंगे। अब हम इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे और एक आइडिया लगाएंगे कि हाँ भाई ये पेपर में कैसे आएगा। स्टार्ट करें, नोट कर लिया, 3, 2, 1। क्वेश्चन आता है अब आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, इफ 20 ग्राम ऑफ हीलियम is diffused, if 20 gram of helium is diffused through a hole, in 10 सेकेंड। अगर 20 ग्राम हीलियम एक होल से डिफ्यूज हो रही है 10 सेकेंड में, देन कैलकुलेट मास ऑफ CO2 गैस, मास ऑफ कौन सी गैस, CO2 नहीं, SO2 लेते हैं, चलो SO2 गैस डिफ्यूज थ्रू सेम होल, SO2 गैस डिफ्यूज्ड थ्रू सेम होल इन 15 सेकेंड। तो देखिए इस क्वेश्चन में 20 ग्राम हीलियम है जो कि एक होल से डिफ्यूज हो रही है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का यूज़ करेंगे। अब जो नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम हम यहाँ पे निकालेंगे वो W/m का फॉर्मूला होगा 20/4, कितने मोल आ गया 5। लेकिन नंबर ऑफ मोल ऑफ दूसरी गैस कौन सी है, SO2, तो वो भी W/m होगा। तो W तो अननोन है, मोलर मास SO2 का पता होता है 32 और 16 2 32, कितना हो गया 64। अब हम क्या करेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन में रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 और मोलर मास ऑफ SO2 और मोलर मास ऑफ हीलियम का अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लगाओगे N ऑफ He अपॉन में T ऑफ He अपॉन में N ऑफ SO2 अपॉन में टाइम ऑफ SO2। अब क्या कॉन्सेप्ट है, चलो उसको समझते हैं। अब क्या नोटिस करते हो आप कि मोलर मास ऑफ SO2 कितना है 64 और हीलियम का कितना है 4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम आप सीधे 5 लिख सकते हो ऊपर से देख के, और इसको आप ओपन मत करो, नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2, अच्छा 5 बाय क्या लोगे 10, और नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2 नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2 कितना टाइम है इसमें 15 सेकेंड। चलिए अब ये क्या देखते हो, 4 1 जा 4, 4 6 जा, तो ये 4 आ गया, 4 इज इक्वल टू 5/10 मतलब कितना आ गया 0.5 अपॉन में N ऑफ SO2 अपॉन में 15, है ना। अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू N ऑफ SO2 अपॉन में 15 इज इक्वल टू 0.5। अब आप क्या देखते हो, N ऑफ SO2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 15 अपॉन में क्या आएगा 4, फिर ये आपका किसके बराबर है W अपॉन में SO2 का मोलर मास कितना है बेटा 64 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 15 अपॉन में 4। तो आप इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि W ऑफ SO2 कितना आएगा, 0.5 इंटू 15 तो 7.5 हो गया, अपॉन में 4 इंटू 64, तो 4 1 जा 4 4 16, तो 16 को 7.5 से करके देखो 120 ग्राम आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, W ऑफ SO2 निकालना, कितना आया 120 ग्राम। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, जब 20 ग्राम हीलियम को एक होल से डिफ्यूज़ किया कितने सेकंड के लिए 10, फिर इसके बाद कह रहा है अगर उसी होल से हम SO2 को करते हैं तो वो कितना लगा रहा है टाइम 15 सेकंड। तो बताओ SO2 कितने ग्राम डिफ्यूज़ होगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे पहले आपने क्या किया, हीलियम का नंबर ऑफ मोल निकाला, 20/4 कितना आ गया 5 मोल। फिर आपने SO2 का मोल निकाला जिसमें गिवन मास अननोन था, 64 से इसको डिवाइड किया। देन आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में पहले मोलर मास के रेशियो से उसको कैलकुलेट किया। फिर हमने देखा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन के 3 फॉर्मूले हैं, जिसमें ये फॉर्मूला जो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं वो कौन सा होगा, मोल विद रेस्पेक्ट टू टाइम। 3 फॉर्मूले थे ना, मोल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम और
वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो वही वाला फॉर्मूला लग रहा है मोल वाला, और हमने इसको यहाँ से रिलेट किया मोल से, फिर इक्वेट करके बड़े आराम से हमने W(SO2) निकाला। कैलकुलेशन का स्टाइल जो है वो डिफर कर सकता है, आप अपने तरीके से जो समझ में आता है, जिस वे में कैलकुलेशन समझ आती है इसको करें, बट एग्जैक्टली आंसर आपका यही आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए वॉल्यूम से रिलेटेड, इसे नोट कर लें। 3, 2, 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 50 ml of H2 diffuses through, क्या बोला मैंने, इफ 50 ml of H2 diffuses through a hole in 20 सेकेंड, होल इन कितने सेकेंड, 20 सेकेंड, then calculate volume of O2 gas, then calculate volume of O2 gas diffused through the same hole in 30 seconds. सोचो, क्वेश्चन में एक वॉल्यूम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, दूसरे का वॉल्यूम निकालना है और टाइम दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली बड़ा ही सिंपल है, पहले गैस का नाम H2 है और दूसरी गैस का नाम क्या है, O2, तो उसको मोलर मास ऑफ O2 अपॉन में मोलर मास ऑफ H2, ये तो आपको अच्छे से आ गया है। अब ये किसके बराबर होगा, V ऑफ H2 अपॉन में T ऑफ H2 डिवाइडेड बाय V ऑफ O2 डिवाइडेड बाय T ऑफ O2। चलो बताओ, O2 का 32, इसका 2, वॉल्यूम कितना है 50, 20, V ऑफ O2 निकालना है डिवाइडेड बाय 30। अब तो आपको बड़ा आराम से लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। 16 तो ये 4 आ गया, अब 4 इज इक्वल टू 5/2 और 30 अपॉन में V ऑफ O2, तो V ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 इंटू 30 अपॉन में 2 इंटू 4, तो ये 15 और 75 डिवाइडेड बाय 4, 75 डिवाइडेड बाय 4 लगाओ, 7 1 जा 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो ये 18.7 ml आ जाना चाहिए ना। हाँ, समझ में आता है बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी, आई गेस आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ऑब्जेक्टिव है, देखते हैं इसे कौन करके दिखाता है। 3, 2, 1। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, X ml of H2 diffuses through a hole in, क्या बोला मैंने, X ml of H2 diffuses through a hole in 20 सेकेंड, कितना टाइम बोला, 20 सेकेंड। ओके, देन कैलकुलेट वॉल्यूम, देन 20 सेकेंड नहीं, इसको चेंज करके 5 सेकेंड करते हैं, ठीक है, 5 सेकेंड। द टाइम टेकन फॉर इफ्यूजन ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ गैस same volume of gas under identical condition is, अब कैसे करेंगे, कंडीशन देखते हैं। 10 सेकेंड गैस का नाम हीलियम, 20 सेकेंड गैस का नाम O2, 25 सेकेंड गैस क्या हो सकती है, CO2, और 55 सेकेंड ये क्या होगा, CO2, है ना।
एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है x ml ऑफ H2, H2 कितना ml है, x ml, वो एक होल से निकल रहा है और जिस होल से वो निकल रहा है उसमें टाइम कितना ले रहा है, वो 5 सेकेंड। अब वो कह रहा है कि बताओ अगर सेम वॉल्यूम हो, ml कितना हो x, तो बताओ सेम कंडीशन में वो गैस क्या होगी और टाइम क्या होगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा है। तो आप एक नोटिस करो कि इसमें वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगेगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ अननोन गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2 इज इक्वल टू x ml अपॉन में 5, और दूसरे का भी अमाउंट तो x है लेकिन इसके टाइम को आपको क्या लेना है, T2। अब आगे क्या करोगे, मोलर मास ऑफ अननोन गैस तो नहीं पता, ये पता है 2, ये आपका क्या हुआ, x से x कट गया तो ये आ गया T2/5। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करने से मोलर मास ऑफ अननोन गैस अपॉन में 2 इज इक्वल टू T2 स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया, 25। तो आप नोटिस करो कि 25/2 मतलब 12.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 स्क्वायर अपॉन में मोलर मास ऑफ अननोन गैस। अब ये डेटा यहाँ पे यूज़ करते चलो और सॉल्व करो। पहला T2 स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मतलब 100/4। 100/4 क्या 12.5 आएगा, नहीं, वो तो 25 आएगा। तो ए तो नहीं होगा। ये 20 इंटू 20 कितना होता है, 400 अपॉन में 32, ये बेटा 12.5 आएगा। तो यही आपका क्या हुआ आंसर। आगे करने की ज़रूरत नहीं, अगर नहीं होता तो अगला भी ट्राई करते। ठीक क्वेश्चन है, समझ में आ गया। चलिए इसी बात पे हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ आइडिया आपको डिस्टेंस वाला भी लग जाएगा। कैन आई मूव 3 2 3 2 और फिर क्या आएगा 1। चलो देखते हैं। एक और प्रश्न आ रहा है आपके सामने। क्या है क्वेश्चन, क्या है कि एक कंटेनर है इस तरीके से, इस कंटेनर में इस तरीके से हमने 2 साइड्स बना दी। एक साइड से हमने इस पॉइंट को x माना और इस पॉइंट को क्या माना, y मान लिया। अब यहाँ पे हमने गैस कौन सी डाली, H2, यहाँ से कौन सी गैस मूव कर रही है, O2, और ये जो ट्यूब है, कंटेनर है, वो कितना है, 5 मीटर का। तो बोल रहा है कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम एंड x, डिस्टेंस फ्रॉम एंड x at which first drop of liquid, at which first drop of liquid appears। अच्छा, क्वेश्चन तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। कैसे करेंगे इसको हम, तो हमें पता है रिएक्शन क्या होगी, H2 प्लस हाफ O2 क्या बनाएगा, H2O। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 अपॉन में रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ O2 अपॉन में मोलर मास ऑफ H2 इज इक्वल टू D ऑफ H2 अपॉन में T ऑफ H2 और D ऑफ O2 अपॉन में T ऑफ O2। यही करेंगे ना बेटा। अब हम क्या दिमाग लगाएंगे, हम ये दिमाग लगाएंगे कि मोलर मास ऑफ O2 तो कितना होता है 32, ये कितना होता है 2। मान लीजिए H2 ने जो डिस्टेंस कवर की यहाँ से यहाँ तक वो D है और यहाँ से यहाँ तक 5 माइनस D है। तो मैं यहाँ पे तो D रहने दूंगा, बोलो ठीक है। और जो टाइम है वो ओवरऑल दोनों में क्या लगेगा, सेम। तो D/T और ये क्या हो जाएगा 5 माइनस D अपॉन में T। तो क्या आ गया 216 4 आ गया, ये 4 इज इक्वल टू D/T और ये अपॉन में था, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा T अपॉन में 5 माइनस D, कैंसिल हो गया। इससे मल्टीप्लाई करो 4 5 माइनस D इज इक्वल टू D, 20 माइनस 4D इज इक्वल टू D, तो 20 इज इक्वल टू 5D। तो डिस्टेंस कितनी हो गई 20/5 इज इक्वल टू SI में क्या आ जाएगा 4 मीटर। वेरी इजी क्वेश्चन ना, समझ में आया। तो इस तरह से डिस्टेंस वाला क्वेश्चन भी पेपर में आपके आ सकता है। आई गेस आपको ये समझ में आया होगा। क्या हम अगला क्वेश्चन करें अब, आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे इस पे, देन हम केस 2 पे चलेंगे। ओके 3 2 1।
अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑफ H2 is 4 times the rate of diffusion of mixture, is 4 times the rate of diffusion of mixture containing CO and CO2। ठीक है जी। कैलकुलेट, क्या कह रहा है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ CO इन द मिक्सचर। अब इस मिक्सचर में आपको CO की परसेंटेज निकालनी है। तो आप देखते हो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर, यही बोल रहा है ना वो, मतलब रेट ऑफ H2 अपॉन में रेट ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 4/1 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2। तो 4/1 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय 2। अब स्क्वायर कर दो, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय 2। तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर बेटा कितना आ गया आपका, 32। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि जो मिक्सचर का मोलर मास है वो कहीं ना कहीं CO2 और CO के बीच में लाई करेगा। CO का कितना होता है, 16 + 12 कितना हो गया, 28, और इसका 44। तो यहाँ लगेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास की एक ट्रिक होती है कि अब हमें एवरेज मोलर मास का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम एवरेज मोलर मास निकालते हैं। किसका निकालना है बेटा, CO का। तो एवरेज मोलर मास ऑफ, जब CO का निकालना है, सॉरी, एवरेज मोलर मास को हम डायरेक्ट एक परसेंटेज वाले फॉर्मूले से बताते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। परसेंटेज ऑफ CO जैसे आपको निकालना है, तो जो आपका एवरेज मोलर मास है उसमें से मोलर मास ऑफ किसका माइनस कर दो, CO2। CO2 का निकालना होता तो किसका माइनस करते, CO, अपॉन इसका मॉडुलस लेना, अपॉन में मोलर मास ऑफ CO2 और मोलर मास ऑफ CO, इनका डिफरेंस ले लो। अब परसेंटेज है तो इनटू क्या निकालोगे, 100। तो एवरेज मोलर मास को इस ट्रिक से आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा कई जगह और भी यूज़ होता है जब हम एक सर्टेनिटी भी नहीं होते हैं और हमें मिड का एक कॉन्सेप्ट फॉलो करना होता है, एवरेज वाला कॉन्सेप्ट। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 32 माइनस 44 का मॉडुलस, और ये 44 माइनस 28। तो ये कितना आ गया, 32 44 कितना आ गया, 12, और 14 में से 8 गया 6, 3 में से 2 गया 1, और इंटू क्या था 100, 4 4 जा 4, 4 3 जा और 4 4 जा 25। तो ये कितना परसेंट आ गया बेटा, 75%, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लें ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और बहुत सारे क्वेश्चन हमने अभी कवर कर लिए हैं इस टॉपिक पे। अब हम चलते हैं केस 2 ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। क्या ये आपको क्लियर हो गया, येस और नो, क्लियर हो गया? चलिए ओके, मुझे उम्मीद है आपको बहुत समझ आ रहा होगा ये, और इसको बार बार देखें, बार बार रिवाइज करें और अपने माइंड में बैठाएं। कभी कभी हमें फर्स्ट टाइम में चीज़ें एग्जैक्ट क्लियर नहीं होती, और सेम चीज़ हम जब सेकंड टाइम करते हैं तो वो बहुत थोरो क्लियर हो जाती है माइंड में, है ना। तो लास्ट अब आ रहा है केस 2 ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न का। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। केस 2 ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसमें क्या है, हेयर प्रेशर ऑफ बोथ गैसेस इज डिफरेंट। सर इसका क्या मतलब है, अभी आपने पढ़ा था रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताएं क्या लिखा था, प्रेशर एरिया अपॉन में √TM। अभी तक हम m को लेते थे, अब हमें p को भी वेरिएबल लेना है। तो ऑब्वियसली r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p अपॉन में √m। तो R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन में P2, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, M2 अपॉन में M1। तो इन्वर्सली था तो रिवर्ट हो गया, डायरेक्टली था तो सेम रेशियो में आ गया। तो ये वाला लॉ हम यूज़ करने वाले हैं।
बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी ये वाला। इस पे हम 2 न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत ईजी है। चलें शुरू करते हैं। 3, 2, 1। ये बहुत रेयरली पूछा जाता है इस लॉ पे, लेकिन हाँ क्वेश्चन बन सकता है, प्रोबेबिलिटी तो है ही। क्वेश्चन क्या कहता है, ए कंटेनर कंटेन्स हीलियम एंड CH4 in mole ratio of 2:1. Calculate composition of mixture. Calculate composition of mixture. ये कैसा क्वेश्चन है? कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर, तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम निकालना पड़ेगा, जो कि P टोटल इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 होगा। तो P टोटल को तो हम यहाँ 1 मानेंगे, हीलियम का मोल कितना है 2 और इनका टोटल रेशियो कितना है 3। ऐसे पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 निकालेंगे, P टोटल इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4। तो 1 इंटू यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, इसका CH4 का 1 अपॉन में 3। अब हम क्या करेंगे, R ऑफ हीलियम अपॉन में R ऑफ CH4 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ हीलियम अपॉन में प्रेशर ऑफ CH4 इंटू मोलर मास ऑफ CH4 और मोलर मास ऑफ क्या ले लेंगे, हीलियम। प्रेशर ऑफ हीलियम आप नोटिस करो 2/3 है, CH4 आप नोटिस करो 1/3 है, मोलर मास ऑफ हीलियम CH4 16 और इसका कितना है 4। तो ये हो गया 2 इंटू 4 तो 8। तो रेट ऑफ हीलियम एंड रेट ऑफ CH4 क्या आ गया, 8:1। क्या आपको समझ में आया? इज दिस क्लियर? एक बारी क्रॉस चेक कर लें। 4 4 जा 16 का √2 आएगा, सही कह रहे हैं, 4 यहाँ में ना 2 आएगा बेटा, तो ये आएगा 4:1, है ना। अब ठीक है भाई, 4 4 जा 16, ज़्यादा जल्दी करने के चक्कर में हो जाता है ऐसा। 4 का √ कितना आएगा, 2 आएगा। क्या आपको ये समझ में आया? इजी लग रहा है? चलो ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लो अगला। 3, 2, 1। लिखो, इफ रेशियो ऑफ partial pressure of gas A to CH4 is 4:1 या 4/1 लिख लो या 4:1, then calculate molar mass of gas A if rate of diffusion of A is twice of CH4। अब ये क्या क्वेश्चन है, तो पार्शियल प्रेशर का रेशियो मतलब PA अपॉन में P ऑफ CH4 आपको गिवन है 4:1, ठीक है बेटा। अब इसके अलावा रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ A इज़ ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ CH4, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ A अपॉन में रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ CH4 भी आपका कितना दिया हुआ है, 2/1। अब आप लगाओ कि RA अपॉन में RCH4 इज इक्वल टू PA अपॉन में P ऑफ CH4। अब क्या है, मोलर मास ऑफ CH4 अपॉन में मोलर मास ऑफ A। अब A और CH4 का रेशियो क्या है, 2:1। PA अपॉन में CH4 क्या है, 4:1। मोलर मास ऑफ CH4 कितना है, 16 अपॉन में मोलर मास ऑफ A। इसको इधर लेके आओ तो ये 1/2 बचेगा। ये मोलर मास ऑफ ये इसका ये √ 16 अपॉन एम में, दोनों साइड स्क्वायर करो। 1/4 इज इक्वल टू 16 अपॉन में एम ए। तो आपका जो एम ए आएगा वो ऑटोमेटिकली 16 4 जा कितना आएगा, 64। तो गैस बेसिकली कौन सी होगी, है
SO2 आइडिया बता रहा हूँ। आप मोलर मास से मतलब है कितना आ गया 64, यूनिट क्या होगी इसकी, ग्राम मोल इनवर्स। इज दिस क्लियर, समझ में आया? तो ये आपका ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई गेस आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो को थॉरली रिवाइज करें, इन क्वेश्चंस को ध्यान से करें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके लाइव क्लास में डाउट्स डिस्कस करेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।